चलिए सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो हमारा हो गया था। हम लोग बात करेंगे अभी। देखो आप लोगों का ना 6:30 तक चलेगा फिजिक्स, है ना, और फिर 6:30 से 8 आपका चलेगा केमिस्ट्री। तो बात करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। अगला जो है ह्यूमिडिटी, अभी हीट एंड टेम्परेचर में हम लोग देख रहे हैं ये आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, वायु में मौजूद नमी को आर्द्रता कहते हैं, है ना। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु में मौजूद जलवस्प को क्या कहते हैं? नमी कहते हैं, और सॉरी ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हमेशा परसेंटेज में मापा जाता है। अब जैसे अभी पटना का ह्यूमिडिटी चेक करिएगा, वहां आपको परसेंटेज में दिखा हुआ मिलेगा, है ना। इसे किसमें मेजर किया जाता है? इसे प्रतिशत में मापा जाता है। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको किसमें कैसे मेजर करते हैं हम लोग? रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, यानी सापेक्ष आर्द्रता जो होता है, इसको निकालने का सूत्र होता है वायु में मौजूद नमी बटे वायु की, मतलब जलवाष्प को धारण करने की क्षमता, या वायु में मौजूद जलवाष्प लिख लो, वायु में मौजूद जलवाष्प बटे वायु की जलवाष्प धारण की क्षमता। समझते हैं इसको? देखिए, जैसे एयर है ना, एयर का एक कैपेसिटी होता है, एक क्षमता होता है कि वो कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है ना। तो मान लीजिए कि वाटर का कैपेसिटी 100% की, वो 100% जो है एयर को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, मतलब वाटर वेपर को। और उसमें 20% ही है, मतलब 20% है, इसका कितना हो जाएगा? निकालेंगे, यानी कि वो कर सकता है मान लो 100, और उसमें है कितना? 20। अब इसका हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे? इतना गुना 100, है ना, यानी इतना गुना क्या कर देंगे? 100% कर देंगे, यानी कि ये 20% हो गया। मान लीजिए इसका कैपेसिटी है, वहीं पर एयर है, इसका कैपेसिटी है मान लीजिए कि 30, और यहाँ पर मान लीजिए कि 15 जो है अमाउंट इसने होल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर देंगे? गुना 100, यानी क्या हो जाएगा? 50%, है ना। लेकिन इसे मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है, याद रखिएगा, इसे हाइग्रो नहीं बल्कि हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। वो हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पर हम लोग बात करेंगे उसकी, रिलेटिव डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे। और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा? बताओ, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करेगा? कभी भी देखो डेंसिटी की बात है, प्योरिटी की बात है, आपसे सिद्धांत पूछ दे, आर्किमिडीज सिद्धांत याद रखना है। कौन सा? आर्किमिडीज। डेंसिटी, प्योरिटी, ये कोड वर्ड है। अगर ये पूछे कहीं भी तो याद रखना आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। हाइड्रोलिक में याद रखिएगा पास्कल का नियम होगा, ठीक है ना। ये सब चीज याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पर कुछ एग्जांपल, अब कुछ नोट में कुछ पार्ट लिखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखाएंगे अभी, इस पर लिखेंगे हम लोग। और कल से सुबह में हम लोग, कल सुबह में क्लास है नहीं आपकी, है ना, कल सुबह में आपकी नहीं है, शाम में होगी, है ना, मतलब मेरी क्लास नहीं है, ना, बाकी तो होगी। चला आगे, लिख लिया सभी ने? चलिए, अब नोट वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ह्यूमिडिटी में बस जितना लिखा है, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। क्या सवाल बनेगा ह्यूमिडिटी से, वो हम लोग देख रहे हैं। याद रखिएगा, जो एसी होता है ना, एसी एयर कंडीशनर, यह ह्यूमिडिटी तथा टेम्परेचर दोनों को रेगुलेट करता है। क्या करता है? दोनों को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, एसी तथा फ्रिज में प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में फ्रेयॉन, या फिर इसी को फ्रेयॉन 12 बोलते हैं, फ्रेयॉन 12 का यूज किया जाता है। और इसी फ्रेयॉन का ही नाम है, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2। CCl2F2, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफ्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? डाइफ्लोरोमीथेन, है ना। इसी फ्रेयॉन को ही याद रखिएगा, कॉमनली हम लोग इसे CFC भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? CFC, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए एसी तथा फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, एसी तथा फ्रिज से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है। और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है ना। ये जो CFC है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये खाली इतना ही नहीं, ये साथ ही साथ याद रखिएगा, आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी, कि जैसे वाटर वेपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हरितगृह प्रभाव के लिए। उसके बाद गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बताए थे? मीथेन, फिर CFC, फिर क्या बताए थे? नाइट्रोस ऑक्साइड, है ना। तो ये मतलब कि ग्रीन हाउस गैस भी है ना। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और टीवी और एसी का रिमोट जो होता है, उसमें कौन सा रे निकलता है जी? इंफ्रारेड रे, नहीं, अवरक्त किरण, है ना। चलिए लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। कौन सा? फ्रेयॉन को ही देखो, फ्रेयॉन का ही नाम है क्या? इसी का फॉर्मूला है CCl2F2। इसी को हम लोग डाइफ्लोरोमीथेन कहते हैं, या इसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। ये CFC वाला,
जब भी एसी और फ्रिज जब चलता है ना तो उसका जो फ्रेम जब यूज होता है तो उससे क्या निकलेगा, यही वाला गैस जो है सीएफसी निकलता है, एमिट करता है वो। और ये सीएफसी जो हमारे वायुमंडल को तो गर्म करता ही करता है, साथ ही साथ ये ओजोन लेयर जो है ना, जो कहां पर है आपका समतापटल में है, उसकी चौड़ाई को भी क्या करता है, कम करता है, यानी उसको भी उसकी भी क्षय के लिए क्या है, उत्तरदायी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे, चला आगे, अरे लिखो जल्दी थोड़ा सा, चलें। ये जितना नोट वाला जितना पॉइंट है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम याद रहना चाहिए आपको, यहां से खूब सवाल बनता है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, फ्रिज में टेम्परेचर को नियंत्रित रखने के लिए किसका यूज होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए अमोनिया का यूज होता है। किसका, अमोनिया का यूज होता है, याद रखना। ठंडा कूलेंट के रूप में होगा उसका, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप फ्रिज को बंद भी करिएगा तो बहुत समय तक सामान रहता है ना जी ठंडा उसमें, क्या है कि वो अमोनिया गैस जो है यूज होता है उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगला है क्या हुआ जी, ठीक है ना, चोट नहीं लगा ना किसी को। चलो नेक्स्ट है, अगला याद रखिएगा, पंखा चलाने पर, या बंद कमरे में लिख लो, बंद कमरे में, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का तापमान बढ़ता है, कमरे का तापमान बढ़ता है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि कमरे में, बंद कमरे में फ्रिज को खुला छोड़ देने पर, अच्छा 6 नंबर आएगा जो भी है, नंबर पे हम ध्यान नहीं दिए है ना छोड़ देने पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्या है कि देखो फ्रिज जो है ना उसका एक कैपेसिटी होता है ना, कि वो 100 लीटर वॉल्यूम को ठंडा कर सकता है या 200 लीटर वॉल्यूम को ठंडा कर सकता है, इसलिए लिखा रहता है 250 लीटर का फ्रिज है ये, है ना, या 150 लीटर का फ्रिज है, 300 लीटर का फ्रिज है, उसका जो मशीन होता है ना वो उतना ही कैपेसिटी का होता है। अब जैसे मान लीजिए उसको खोलिएगा ना, अब उसको पूरा कमरे का उसको ज्यादा वॉल्यूम, अब उसको क्या करना है, ठंडा करना है, तो जितना जो सीएफसी मतलब जितना ठंडा नहीं करेगा उससे ज्यादा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और कमरे को और क्या कर देगा, वो गर्म कर देगा। इसके बाद याद रखिएगा, थर्मोस्टेट, ये लिखा है पॉइंट पहले भी लिखाए होंगे आई थिंक, थर्मोस्टेट नामक यंत्र, किसी थर्मोस्टेट नामक यंत्र का यूज टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए होता है। ये पॉइंट पहले भी आपको लिखाए होंगे, ये सब लिखा दिया था ना पानी में जो मतलब ये सब लिखा था ना कि मिट्टी के घड़े में पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है ना, नहीं लिखाए थे, बता दिया है ना, तो ठीक है, हाँ ठीक है। वो पंखा चलने पर क्या कहते हैं, पसीना सूखने पर ठंडा लगता है, ये सब बता दिए हैं। तेज हवा में कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है, ओस यानी ड्यू, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, तो वो पॉइंट लिख लेना एक, चलो लिख लो, तेज हवा वाली रात में मैं लिखा देता हूँ अभी, ओस नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपका विंड स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा तो ओस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना, लिखा देंगे अभी। चला आगे, चलिए नेक्स्ट है, लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनता है, ओस यानी ड्यू नहीं बनता है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, इसलिए पानी जो है ना वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम याद रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है, ये हीट वाला है, किरचॉफ का नियम। देखो किरचॉफ का एक तो केसीएल केवीएल है, वो अलग है, किरचॉफ करंट लॉ वो अलग है आपका, वो किससे संबंधित है, वो करंट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। और ये उष्मा वाला किरचॉफ लॉ है ना, उष्मा का किरचॉफ लॉ है। ये क्या कहता है समझिए, ये कहता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक या परावर्तक भी होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो पिंड जितना जल्दी उष्मा को अवशोषित करता है, उष्मा को अवशोषित करता है, उतना ही जल्दी उष्मा को उत्सर्जित भी करता है, उष्मा को रिलीज कर देता है। जैसे आप लोग नॉर्मली लोहा के बर्तन में कभी खाना बनाए हैं, बनाते हैं लोहा के बर्तन में, क्या नहीं बनाते हैं लोहा में, किसमें बनाते हैं, स्टील में, एल्युमिनियम में, है ना। क्या कि देखो एक तो लोहा जैसे तावा है, तावा को गर्म करो तो तावा को ठंडा होने में समय लगता है ना, कि नहीं, लेकिन स्टील जो है, स्टील जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जितना जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना उतना ही जल्दी क्या करेगा, हीट को रिलीज भी करेगा। पानी जितना धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है ना। तो पहले पिछले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, लिख लिया, चला आगे, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल कि पानी जितना जल्दी
जितना मतलब धीरे धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। दूसरा, रेगिस्तान दिन में जितना गर्म होता है रात में उतना ठंडा भी होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका किसके कारण बनता है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तीसरा याद रखिएगा कि स्टील यानी इस्पात जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। और स्टील में कार्बन कितना होता है जी? अप टू 1.5% है ना, कितना होता है? 1.5% तक की कार्बन होता है। 20% 25% बोल रहा है सब, है ना। और स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, निकेल, कार्बन, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है। रेलवे वाला जो पटरी होता है ना, रेल का जो पटरी देखते हो वो किससे बना होता है? वो हार्ड स्टील से बनता है ना। तो हम लोग बात करेंगे आगे। इसके बाद चौथा याद रखिएगा, आप लोग कभी ये सोचें, कार का एक होता है रेडिएटर जो कि कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं, तो पानी का यूज करते हैं उसमें, क्या है? याद रखिएगा, कार के या बस के इंजन के रेडिएटर में ये सवाल पूछा हुआ है, पूछता है आपसे, पानी का यूज होता है, मतलब रेडिएटर में इंजन को ठंडा रखने के लिए। हाँ, जनरेटर में भी होता है, जनरेटर है ना। अच्छा ठीक, रेडिएटर समझना है बस, लेकिन रेडिएटर में पानी का यूज होता है। इसलिए पानी का यूज होता है ना क्योंकि पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है ना। यूज होता है क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है। ठीक है, पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? ज्यादा होती है। इस पर हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले आप इसे लिख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में वही कि ठंडा होने का दर जो है ना किसी चीज का, वो क्या होता है, मतलब घटता जाता है। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो आपका क्या होगा? घटता जाएगा। अभी लिखा देते हैं, चला आगे। फिर हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 4 नियम हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ब्लैक बॉडी क्या होता है, कृष्ण पिंड। चला आगे। नेक्स्ट लॉ है न्यूटन का शीतलन नियम। ये कहता है कि, मतलब इसको आप समझो ऐसे, जैसे कोई पिंड है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए अभी 80 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर 80 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस होने में अगर मान लीजिए 5 मिनट लग रहा है फॉर एग्जांपल, इसको 60 से 40 डिग्री होने में, 60 से मतलब 40 डिग्री सेल्सियस होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हमने 7 मिनट मान लिया फॉर एग्जांपल, और फिर ये 40 डिग्री से इसको फिर 20 डिग्री होने में अब मोर देन 7 मिनट लगेगा। आगे बात समझ में? यानी कि ये कहता है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर तापमान घटने के साथ घटती है। मैंने ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स में रहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वो न्यूमेरिकल, तो वो कराने का फायदा नहीं है आपको, है ना। वो बेवजह मतलब रेलवे वगैरह में पूछता भी है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो इसे आप लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। क्या हुआ? कौन सा? ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, समझा देते, फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो, ये कहता है ना, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा ना, ठंडा होने का दर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि ये लिख लिया सभी ने? अच्छा लिखो, फिर समझाते हैं इसको। हो गया? ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर ना इधर है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर है मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर क्या है? ज्यादा है। यहां पर जो हीट का ट्रांसफर भी होगा ना, इसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। यानी कि एकदम यहां से फटाफट फटाफट जाएगा, इधर क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। वहीं पर कि अगर मान लो आप इधर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इधर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एकदम धीरे धीरे जाएगा, एकदम सुस्त सुस्त होकर आराम आराम से जाएगा। ये रेट ऑफ कूलिंग, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है। इसको मैंने सिंपल तरीके में बताया आपको यहाँ पर कि इसमें जैसे मतलब मान लीजिए शुरू में क्या होगा कि आपका टेम्परेचर मान लीजिए 80 से 20 डिग्री होना है, तो शुरू में तेजी से ठंडा होगा, है ना। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा, इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इसलिए इसे 80 से 60 होने में 5 मिनट लगेगा, 60 से 40 होने में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, फिर 40 से 20 होने में इसे मतलब इससे भी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कारण इसके पीछे ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफर का रेट भी कितना उतना ज्यादा, जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफर का रेट भी क्या उतना कम। आगे समझ में? जिसका भी डाउट था चलिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बताइए हम। अच्छा, नहीं किनारे वाला होगा, है ना, जो ऐसे है ना, ये वाला इधर जो इससे सटा हुआ है ना। क्या मतलब? मतलब क्या ऑप्शन क्या क्या था? हाँ, नहीं नहीं देखिए, तो यहाँ पर ये जो अगर इस तरह से ऑप्शन है ना कि निचली सतह है, यहाँ पर अगर ये रखा हुआ किसी के संपर्क में होगा, यहाँ पर देखिए आपका कारण इसका क्या है, यहाँ पर आपके को
तो रेडिएशन के द्वारा भी हीट ट्रांसफर होगा, साथ ही साथ कंडक्शन के द्वारा भी हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ पर तो नीचे वाला जो है नहीं सबसे ज्यादा जल्दी क्या होगा, ठंडा आएगा, है ना, इस कंडीशन में। इसके बाद फिर साइड वाला, फिर आपका क्या कहते हैं बीच वाला, फिर ऊपर वाला, ऐसे होगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया जी। हाँ ऐसे होता है। खैर इतना देखो, इतना हमारे हिसाब से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चन अच्छा रहता है ना। और ग्रुप डी में जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा डीप में भी पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। बाकी आप भी देखिए बहुत डिटेल हमारे पास ना, एक्चुअली देखो हम बहुत डीप में आपको नहीं लेकर के जा रहे हैं इस तरह में, क्योंकि एक तो आपके एग्जाम का वो नीड नहीं है, और दूसरा हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना। तो आपके एग्जाम में मैं हमेशा बोलूंगा कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन आएगा जितना करवा रहे हैं, है ना। इसके लिए ऐसे आपको कंटेंट नहीं देते हैं। बिहार में जितना पेपर हुआ है उस पेपर को एनालाइज किया है हमने, है ना। सबसे पहले गर्म भी क्या कहते हैं आपका निचल के वाला ही होगा, फिर निचल के से आपका हीट ट्रांसफर होगा, कैसे, बाय कन्वेक्शन, है ना। तो आपको जो भी कंटेंट बिहार का जितना पेपर हुआ है ना, सारा पेपर को एनालाइज किया तब जाकर आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, कहाँ थे। हाँ अब इसके बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल 4 नियम है। ये कहता है यह है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई पिंड ए है और एक पिंड बी है, और मान लीजिए एक पिंड सी है, ये कहता है कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए का टेंपरेचर और बी का टेंपरेचर अगर क्या है, सेम है, बी और सी अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी बी और सी का टेंपरेचर क्या है आपका, सेम है, ये कहता है कि ए और सी का तापमान भी क्या होगा, सेम होगा। इसको आप बस ऐसे लिख लो, अगर दो पिंड ए तथा बी तापीय संतुलन थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तथा बी और सी तापीय संतुलन में, यानी कि इसका टेंपरेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बस इसका यही है पहला जो मतलब आपका शून्यवां नियम है, बस इसमें इतना ही याद रखना। ठीक है, अगर दो पिंड ए तथा बी तापीय संतुलन में है तथा बी और सी तापीय संतुलन में है, तो ए और सी भी तापीय संतुलन में होगा। इसमें बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इससे आपसे सवाल बनेगा नहीं। खाली आपसे स्टेटमेंट पूछ देगा कि कौन सा ऐसा कहता है, कौन सा नियम, और ये किसको डिफाइन करता है बता सकते हैं। शून्यवां नियम किसे डिफाइन करता है, टेंपरेचर को, है ना, तापमान को डिफाइन करता है। जैसे न्यूटन की गति का पहला नियम किसे डिफाइन करता है, बल को, है ना। दूसरा नियम सूत्र देता है, तीसरा नियम नेचर को बताता है। उसी प्रकार ये जो पहला नियम है ये किसको डिफाइन करता है, टेंपरेचर, जो मतलब शून्यवां नियम, सॉरी। इसके बाद दूसरा नियम जो है, पहला नियम इसका नहीं लिखे हो, चाय पीना तब तक थोड़ा, नहीं चलो 2 मिनट में पी लेते हैं। क्या है ये, क्या किए थे, अच्छा अच्छा देख लेते हैं। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे ही आता है। चला आगे, चलिए अब जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, इस समय बस स्टेटमेंट पता रहना चाहिए आपको। इससे हालांकि सवाल मैंने आपके पेपर में देखा नहीं है कि पूछा गया हो कभी, आपने भी तो नहीं देखा होगा, बाकी हालांकि हम लोग सवाल करेंगे। इसे बोलते हैं उष्मागतिकी का पहला नियम। नेक्स्ट क्लास से सुबह में हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स वाला खत्म हो जाएगा फिजिक्स वाला पीवाईक्यू फिर करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, सारा वो जैसा प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये कहता है, यह किस पर आधारित है, याद रखिएगा, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। किस पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। कई बार एग्जाम में यह सवाल बनता है, तो इसे स्टार लगा लेना। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। माना यह कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि ऊर्जा को, क्योंकि हीट भी तो ऊर्जा का ही एक फॉर्म है ना, तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका एप्लीकेशन जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, वहां पर ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर बताएंगे कि जैसे ये ट्यूब लाइट है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में, और थोड़ा सा हीट एनर्जी में। हीटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है। वहां पर 20 के आसपास एग्जांपल है, 20 के आसपास, वो सारा एग्जांपल लिखेंगे कि कोयला जो है वो रासायनिक एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है ना। जो पवन चक्की है वो क्या करता है, विंड मिल, गतिज ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे। तीसरा नियम आप देखिए, उष्मागतिकी का दूसरा नियम। चला आगे, बस इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। एग्जांपल क्या आएगा वो सब आगे अभी लिखाएंगे एग्जांपल वगैरह। चला आगे, अब उष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है, ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा रहा हूं, किताबी भाषा में पढ़िएगा तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा।
उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है कि देखो, सामान्यतः यह कहता है कि जो नॉर्मली हीट ट्रांसफर होता है ना, हीट ट्रांसफर जो होता है, उष्मा का संचरण वो हमेशा किधर से किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है ना। तो उष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है ये कहता है कि अगर उष्मा का ट्रांसफर, हमें हीट का ट्रांसफर अगर हमें निम्न ताप से उच्च ताप की ओर कराना हो, ऐसा हम करा सकते हैं किसकी हेल्प लेकर के? मशीन की हेल्प लेकर के हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी सिद्धांत पर आपका काम करता है एसी। जो एयर कंडीशनर होता है वो क्या करता है बताओ? ये कमरे का तापमान है, बाहर का तापमान मान लो 45 डिग्री सेल्सियस, कमरे का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो एसी लगा होता है वो एसी क्या करता है? वो हीट को इधर से इधर ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं? वो हीट को लो टेम्परेचर से किधर? हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो है आपका उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है कि सामान्यतः उष्मा संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अगर उष्मा का प्रवाह या उष्मा का संचरण निम्न से उच्च ताप की ओर कराना हो तो ऐसा निम्न से उच्च ताप की ओर कराना हो तो ये मशीन के द्वारा पॉसिबल है। और इसलिए देखते हैं जो बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्री होते हैं तो वहां पर टेम्परेचर को कूल करने के लिए बहुत बड़े बड़े HVAC, हैवी मतलब जो है ना एयर कंडीशनर वाले वो क्या होते हैं? लगे होते हैं, है ना। क्योंकि दवाइयों को, किसी अलग अलग दवाई को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग टेम्परेचर का जरूरत होता है। कुछ मेडिसिन जो होता है बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है, इसलिए वहां पर ऐसे पैनल्स बने होते हैं, ऐसे रूम बने होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं। तो वो भी इसी सिद्धांत पर क्या करता है? आपका काम करता है। तो इसलिए फिर इसके बाद उष्मागतिकी का तीसरा नियम देखते हैं क्या होता है। चला आगे, मूव करें। ठीक, नेक्स्ट है उष्मागतिकी का तीसरा नियम। उष्मागतिकी का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में याद रखिएगा कि ये एंट्रोपी, एंट्रोपी को क्या करता है? डिफाइन करता है। एंट्रोपी क्या होता है अभी बात करते हैं। एंट्रोपी का मतलब क्या है समझिएगा। एंट्रोपी जो होता है इसको हिंदी में भी एंट्रोपी ही कहेंगे, एंट्रोपी। अरे रुक जाओ भाई, है ना। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है समझिएगा। वो नियम वहां पे क्या है वो लिखाएंगे ना अभी। याद रखिएगा उष्मा का वह रूप जो किसी मशीन के द्वारा यूज हो जाता है तथा किसी अन्य रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। देखो, जैसे कोई मशीन है, नॉर्मली क्या होता है आपका जो हीट है वो क्या होता है? जैसे कोई भी आपने यहां पर जैसे हीट दिया, मतलब कोई भी एनर्जी दी, मान लीजिए 100 जूल की, तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए? मतलब दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए यहां पर आपने विद्युत ऊर्जा दिया इसे, है ना, और यहां पर ये मोटर है ना। मान लीजिए इस मोटर को इस पूरा का पूरा जो है किसमें 100 जूल, किसमें यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना इस सिस्टम के द्वारा क्या हो गया, ये पूरा 100 जूल में इसे कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसे कन्वर्ट किया किसमें? 80 जूल में। अब बाकी 20 जूल जो है ना इस मशीन के द्वारा क्या हो गया? यूज हो गया, है ना। 20 जूल जो है ये क्या हुआ? इस मशीन के द्वारा यूज हो गया। ये क्या कहेंगे? ये इस सिस्टम की क्या है? एंट्रोपी है। क्या बोलेंगे कि ये इसकी क्या है? एंट्रोपी है। यानी एंट्रोपी जो उष्मा का वह रूप है, मतलब हीट का वह रूप है जो किसी मशीन के द्वारा यूज हो जाता है तथा किसी अन्य रूप में इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। सिंपल डेफिनेशन इसका। और ये क्या कहता है उष्मा की गतिकी का तीसरा नियम कि परम शून्य तापमान पर, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान का मतलब क्या? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है। किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाती है? नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर परम शून्य तापमान पर लेकर के जाएंगे किसी सिस्टम को, वहां पर उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये बस इसका स्टेटमेंट है, बाकी इसका थोड़ा चित्र भी आपको दिखा देंगे अभी। पहले आप इसे लिख लो, इसमें बस स्टेटमेंट देखो, इसको मेमोराइज कर लो, है ना, क्योंकि ये बहुत काम का नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने मतलब देखा नहीं है सवाल यहाँ से कि बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा गया है पेपर, मतलब मुझे एक आध सवाल भी नहीं दिखा है अभी तक, खास करके दरोगा के पेपर में। हाँ मतलब इसलिए मैंने करा दिया। कौन सा सत्य नहीं है? तो चौथा नहीं है कि ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। किसका? अभी एग्जांपल दिखाते कराते हैं। अभी जैसे बताया ना कि कोई भी मशीन को आप जितना इनपुट देते हैं ना, वो उसका पूरा का पूरा अगर आउटपुट में, ये चौथ किसका है सवाल? ये आपका है। हाँ तो चौथा वाला होगा इसमें, ऊर्जा को रूपांतरित, ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है ना। चलिए अभी इसका देख लेते हैं। वो याद तक क्लियर सभी ने? ये सब मूव करें, चित्र अभी दिखा रहे हैं। एक चित्र लगा देते हैं, सब इसमें है, देख लेना। अरे खुश हो गया लड़का एकदम। क्या हुआ? सीधा होता है मतलब? नहीं मुझे क्या बोल रहे हो? देखो देखो देखो, वही सब चीज लिखा है जी, है ना, कि जीरो लॉ क्या है? वो यहाँ पर फर्स्ट लॉ है
ये सेकंड लॉ, ये थर्ड लॉ, है ना। बस ये सिंपल है, इसको जो बताएं उतना बस याद रखिए, है ना। लिखा क्या, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस एज कांस्टेंट एट टेंपरेचर एब्सोल्यूट, वही सब अपना किताबी भाषा में लिखा है, सिंपल भाषा में लिखा है। आगे चले, ठीक, रंग बढ़िया है नहीं चलो अब हम लोग बात करते हैं कृष्ण पिंड। एग्जांपल वगैरह देखो, इसका जरूरी नहीं है एग्जांपल, अगर एग्जांपल जरूरी रहता तो इतना एग्जांपल लिखा था कि याद नहीं कर पाते, है ना। एग्जांपल नॉर्मली देखिए, याद रखिएगा एग्जांपल याद रखिए। कोई भी मशीन है ना, जैसे आप किसी मशीन को क्या कर रहे हो, 5 जूल एनर्जी दे रहे हो, ये इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मात्र इसको 4500 जूल आउटपुट दे रहा है, यानी कि 500 जूल जो है ना, ये क्या कर लिया, इसकी एंट्रोपी है सिस्टम का, यह है इसका मतलब। यानी कि वह ऊर्जा जो किसी मशीन के द्वारा यूज हो जाता है, वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पाता किसी ऊर्जा में, तो उसी को एंट्रोपी बोलेंगे सिस्टम का। हाँ, वो उसके द्वारा यूज हो रहा है तो उसी को एंट्रोपी बोलेंगे। हाँ, इतना डिटेल में थोड़ी, इंजन के बारे में थोड़ी ना पढ़ना है हम लोगों को, हाँ, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब नहीं पढ़ना है चलिए अब हम लोग ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। वह पिंड जो सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को, वह पिंड जो सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड कहते हैं ठीक है। अब देखो देख ले, काजल है ना, वो आंख में लगाने वाला काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है, सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है, क्योंकि ये सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एग्जांपल लिख लो, है ना। चल, आंख में गिरता है, अच्छा बड़ा होता है, हाँ लगता है बच्चा में तुमको नहीं लगाया समझिए। सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। काले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि काला रंग सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या लगेगा, ज्यादा आपको गर्मी लगेगा, जितना ज्यादा उष्मा अब्जॉर्ब करेगा वो, है ना। अभी और कई सारे एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, इसमें बहुत सारा एग्जांपल लिखना है, पहले इसे लिखो चला आगे मूव कराएं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, कभी चाय का काला कप में चाय डालना, है ना, और कोई उजला कप में चाय डालना, काला कप वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। काहे कहेंगे सर, काहे, काहे कि काला जो है जल्दी हीट अब्सॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी जल्दी करेगा ना जी, बात समझ में आया। इसलिए काला रंग का चाय में जो है ना, काला रंग के कप में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, काले रंग के कप में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि काला रंग उष्मा को जल्दी क्या करता है, रेडिएट करता है। अच्छा ठंडी हो जाती है, अरे ठंडा रह गया बताओ हैं जल्दी रेडिएट करता है। अरे सिंपल देखो, जितना कोई चीज जितना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, हीट को रेडिएट भी करेगा, है ना। इस वजह से क्या होता है ना, काला रंग का जो कप है ना, उसमें चाय जो है आपका क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। कभी आप देखें फ्राई पैन से नीचे से करिया बना देते हैं उसको, काहे कि जल्दी गर्म हो जाता है, करिया नहीं रहेगा तो जल्दी गर्म नहीं होगा, है ना अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, समझिए। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए सफेद कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सफेद रंग सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देता है, मतलब वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, जो रहता है उसको भी क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। चौथा याद रखिएगा, काले रंग के व्यक्ति को ज्यादा गर्मी लगती है। ये देखो भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब एग्जाम में पूछेगा तो लगाना है टिक आपको, भले ना लगता हो अलग चीज है ना काले रंग के व्यक्ति को ज्यादा गर्मी लगती है, एग्जाम में पूछेगा तो ये आपको लगाना है टिक, भले ना लगता हो अलग चीज है ये रंग का है। और हमारे देखिए स्किन का कलर जो है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन पर। इसी पर हमारे बाल का कलर भी डिपेंड करता है, इसी पर हमारा जो आंख का जो कलर है ना, आइरिस, इसका भी कलर इस पर डिपेंड करता है। और एक होता है मेलामिन, ये मेलामिन क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। इस पर ये जो घर में जो प्लास्टिक का जो बर्तन सब होता है ना, वो इसके कारण ही, मतलब इसी से बना होता है, मेलामाइन से। आंख का कलर 3 रंग का होता है ना, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्राउन, है ना। तो वो अलग अलग मैन जो पिगमेंट होता है वो आपका मेलानिन होता है। और इसी में बताएंगे जब हम लोग आई पढ़ेंगे ना लाइफ में, तो वहां पर बताएंगे। हाँ बोलिए बिल्ली एक्चुअली कुत्ता और बिल्ली का आंख में चमकता है, क्या है कि उसके, हाँ तो बताएंगे आई जब पढ़ेंगे ना, सबके आई के बारे में बताएंगे आई पे पूरा एक से 2 लेक्चर आई का होगा, तो उसमें सब बताएंगे, है ना। आंखें नीली क्यों होती है, काली क्यों होती है, सर
अगले पॉइंट पर चलते हैं, समझो अब यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा कि गर्मी के जो छाते होते हैं, समर अम्ब्रेला, अब लोग वर्षा वाला गर्मी वाला सब छत्ता एक में यूज करते हैं नहीं गर्मी के छाते ऊपर से सफेद और नीचे से काले होंगे यहाँ जाएगा, अगर मान लो कि ऊपर से उजर का रंग करके नीचे से करका रंग करके बेचेगा, छत्ता लगेगा, बुड़बक है क्या जी, कैसा छत्ता, खरब का छत्ता है, हम तो दोनों करका वाला था भले वो कितना समझा दे, लेकिन नहीं समझेगा यहाँ का क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमें को पढ़ाएगा चलो चलो कोई नहीं। गर्मी के छाते ऊपर से सफेद नीचे से काले होते हैं, है ना। कारण वही है क्योंकि जो आपका सफेद रंग है सभी प्रकार के उसमें विकिरण को रेडिएट कर देता है, और जो ब्लैक कलर है सभी प्रकार के उसमें विकिरण को एब्सॉर्ब कर ले, इसलिए ऐसा होता है। चलो आगे चलना हम लोग, नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन। चलो अगला देखिएगा, मार्बल का फ्लोर लकड़ी के फ्लोर की अपेक्षा ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होता है। अब मार्बल किससे बना होता है जी, चूना पत्थर से, है ना। फॉर्मूला क्या है, TaCO3। मार्बल का फ्लोर लकड़ी के फ्लोर की अपेक्षा ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म होता है क्योंकि मार्बल लकड़ी की अपेक्षा उष्मा का एक अच्छा क्या है, अवशोषक है, या उष्मा का एक अच्छा चालक है, उष्मा का एक अच्छा चालक है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा, सातवां, ये सब एग्जांपल आपसे पूछता है, कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी लोहे की कुर्सी की अपेक्षा कम गर्म या कम ठंडी होती है क्योंकि लकड़ी लोहे की अपेक्षा उष्मा का खराब चालक है ना जी, उष्मा का खराब चालक है। इसी तरह का एग्जांपल आपसे पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा ना कि कौन ठंडा गर्म, है ना, इस तरह का आप कर लीजिएगा। अच्छा आ गया है ना हाँ अभी चल सर, हेयर को व्हाइट कर लेना चाहिए, सही रहेगा ना, अरे हाँ कर लीजिए, एकदम माथा गर्म नहीं होगा फिर चल अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। इसमें आप भी कई सारे एग्जांपल दे सकता है ना, बाद में हम क्या करेंगे ना, लास्ट में आपको इस तरह का जो एग्जांपल सब है ना उसका वन लाइनर वाला पॉइंट दे देंगे आप लोगों को, है ना, जो एक्स्ट्रा ऐसे फैक्ट है ना, उसका वन लाइनर का पॉइंट दे देंगे 200-400, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें सिर्फ याद करने वाला चीज है। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिएगा, सोलर कुकर वाला, है ना, सोलर कुकर वाला रह गया। सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है ये बता सकते हैं आप लोग, अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर अंदर से क्या होता है, अंदर से काला होता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि काला रंग जो है वो क्या करता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक है, क्योंकि सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश का यूज होता है ना जी, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें किसका यूज होता है, तो ये साइड में लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण का। हालांकि लाइव चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को सोलर कुकर नहीं देखे हैं आप लोग, अच्छा दिखा देते हैं, रुक जाओ, सब दिखा देंगे हम ना, मतलब है ना सोलर कुकर देखो इस तरह से होता है, इस तरह से भी होता है, बाकी देखो नयका डिजाइन वाला देखोगे तो नयका डिजाइन वाला देखो, एक्चुअली में इस तरह से होगा, ये भी है आपका सोलर कुकर है ना, इस तरह से। हाँ ये देखो ऐसे भी, ये भी सोलर कुकर की तरह काम कर रहा है। एक्चुअली में सोलर कुकर ये है, ये वाला जो है ना, ये सोलर कुकर है एक्चुअली। क्या हुआ, प्राइस तो भाई आप देख लेना ना जाके, इस पे अमेजन का लिंक खोल के चेक कर लेना, है ना, ये बताएंगे आपको ना, तो वहां पे जब लाइव पढ़ेंगे ना तो बताएंगे, प्रकाश का जब अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, चला आगे। अब देखिए हम लोग कुछ गैस लॉ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ, है ना, 4 नियम है जहां से खूब सवाल बनता है ना। हाँ काले धातु ज्यादा चमकीले होते हैं, बिल्कुल। एक देखिए सवाल और भी बनता है, वो क्या पूछता है सवाल आपसे कि कोई एक काले रंग का बॉल है, उसको बहुत गर्म करके एकदम आप एकदम अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिएगा तो वो चमकता है। क्यों चमकता है, कि वो हीट को क्या करता है, रेडिएट करता है, इसकी वजह से वो क्या करता है, आपका चमकेगा, है ना। इस तरह का भी सवाल बनता है, इस तरह का एग्जांपल वन लाइनर वाले में दे देंगे आपको, पढ़ लीजिएगा उसको। अब हम लोग बात करते हैं कुछ गैस लॉ है, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, है ना, और एवोगैड्रोस लॉ। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा होता है आदर्श गैस, आइडियल गैस। आदर्श गैस जो है किसे कहते हैं बता सकता है कोई? आइडियल गैस ऐसे देखिए, ये बस होता नहीं है ऐसा कुछ, है ना, ये बस हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिक सिचुएशन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कोई भी गैस आइडियल गैस होता नहीं है ना। लेकिन आइडियल गैस हम लोग कहेंगे किसे, तो याद रखिएगा जब किसी गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य के बराबर हो, शून्य हो। ऐसा कोई गैस होगा बताओ जिसके बीच में अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगने नहीं करेगा? ऐसा गैस होता नहीं है बस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आइडियल गैस का मतलब क्या, याद रखिएगा ऐसा गैस जिसके अणुओं के, जब किसी गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। और रियल गैस क्या होता है, रियल गैस यानी वास्तविक गैस, इसका कोई उदाहरण नहीं है, है ना, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कोई गैस होता नहीं है। वास्तविक गैस की बात करते हैं। वास्तविक गैस का मतलब क्या, ऐसी गैस जिसके अणुओं के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल हो,
ऐसी गैस जिसके अणुओं के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रियल गैस। ठीक है। अच्छा सर क्लास में जुगाड़ हो रहा है? नहीं सर, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है। और कितना दिन क्लास चलेगा? चलेगा पूरा दिसंबर, है ना? चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। आगे चलें, देखते हैं। देंगे वन लाइनर, देंगे काजल कुमारी जी, है ना, देंगे वन लाइनर। चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए होता है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ की, इसे कहते हैं आदर्श गैस नियम। ये कहता है क्या? इस लॉ को याद रखिएगा इसी से, क्योंकि बाकी का अभी आपको पता चलेगा। यह पीवी इज इक्वल टू एन आर, ये आप पे ऐसे ये है लगा हुआ, आर पे कैसे डैश लगा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए ध्यान से समझना, यहां पर पी क्या है? आपका प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, और दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। वी क्या है? वॉल्यूम यानी आयतन, और आयतन में परिवर्तन को किससे मेजर करते हैं? यूडियोमीटर। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस यानी गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या। और आर क्या है? आर है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और टी क्या है आपका? टी है आपका टेम्परेचर। लेकिन सर ये सार्वत्रिक गैस नियतांक का कोई मान होता है क्या? इसका मान होता है जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान है, उसी प्रकार इसका भी मान होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है? 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कभी अगर पूछता है ऐसे जनरली नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कभी कि ये बताइए सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना है ना, तो वो है आपका 8.31 जूल पर मोल केल्विन। यूनिट भी याद रखना है आपको, है ना। जल्दी दीजिएगा तब ना सर याद भी करेंगे, अभी टाइम बायोलॉजी भी स्टार्ट नहीं हुआ। चलो दे देंगे, जल्दी कोशिश करते हैं, करवा देंगे। क्या हुआ? दिसंबर लास्ट तक में दे देंगे आपको, है ना। हम वन लाइनर दे देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का। देखते हैं क्या हुआ, देखते हैं, बताते हैं। चला आगे। अब इसके बाद देखिए अगला है एक और, यहां पर फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तो एनआरटी तो है ही, एक है फॉर्मूला, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब यहां पर वो एनआरटी जो है, यहां पर क्या था? एनआरटी था, यहां पे आप पे रेखा है, यहां पे आप पे रेखा नहीं है। ये पीवीटी तो वही है, एम क्या है यहां पर? एम है यहां पर मास ऑफ गैस, और मतलब गैस का द्रव्यमान। और यहां पर आर जो है, यहां पर ये क्या? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं चारित्रिक। ये अलग अलग गैस का अलग अलग होगा, वो सभी गैस के लिए सेम होगा, चारित्रिक गैस नियतांक बोलेंगे इसको। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एम क्या है, इसमें आर क्या है, इसमें टी क्या है। इसका वैल्यू आपको याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी रखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है इससे, है ना। इसका वैल्यू जो है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, जिसको याद रखने का जरूरत नहीं है। बस फॉर्मूला आपसे पूछ, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एनआरटी क्या है, और इधर पीवी इज इक्वल टू एमआरटी में एम और टी क्या है। अब एक हम लोग मतलब एक देखेंगे और उस ट्रिक से सारे लॉ आपको याद हो जाएंगे, है ना। एक नियम अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद सारा ये लॉ खत्म। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। पहले वर्क एनर्जी पावर देख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर सीख लीजिएगा तो उसका कुछ एप्लीकेशन होता है वहां पर, है ना, तो आप उसे ज्यादा समझोगे फिर। ठीक है, चला आगे। अब देखो, एक आपको बताया था पहले भी और फिर से एक बार बता देते हैं कि ब्लूटूथ की सब मान लो आधे सब जैसे दिल्ली गया घूमने, है ना, एकदम आजकल ब्लूटूथ चलता है ना, जो बद्दी वाला आता है, कैसे बद्दी बना दी। एक आता है आजकल ईयरबड्स ना, अच्छा हाँ वही वो लगा के सब लोग एकदम स्टाइल में, हाँ कैसी हो, हाँ हम दिल्ली आए घूमने के लिए, कुछ लेना है सीपी में घूम रहे हैं, गए सीपी में घूमने, सीपी में जाओगे बहुत सारा चश्मा का दुकान रहता है, चश्मा लेके पहन के एकदम, है ना, और कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है चश्मा चलिए, तो ये देखो ब्लूटूथ लगाकर कहाँ चलो? सीपी, सीपी मतलब कनॉट प्लेस है, जो दिल्ली गए होंगे उनको पता होगा, नहीं गए आइएगा हम घुमा देंगे आपको, है ना। ब्लूटूथ लगाकर सीपी चलो गांव वालों, ये गांव वालों बस ट्रिक को याद रखने का है ना। ब्लूटूथ लगाकर सीपी चलो गांव वालों। अब देखिए बी से क्या है यहां पर? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है क्या कांस्टेंट रखना है? टेंपरेचर को। पहले इस ट्रिक को समझ लीजिए। टी यानी चार्ल्स लॉ, ये कहता है क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को। और जीवी, जी से है गेल लुसैक लॉ, और ये कहता है किसको कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम को। तीनों नियम खत्म। लिख लेते हैं आप इसको। पहला है बॉयल का नियम, ये कहता है कि नियत ताप पर, अब बताओ नियत ताप है आपका पीवी इज इक्वल टू क्या है जी?
एनआरटी करेक्ट टेंपरेचर कांस्टेंट रख दो, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट रखेंगे पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनवर्सली वॉल्यूम के, यानी कि ये कहता है नियत ताप पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चल फटाफट से इसे लिखो। चला आगे, हो गया, चल अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग की नहीं करते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमको दे देना क्वेश्चन, हम करेंगे सामने बैठ के सब। अरे टाइम निकालना होगा ना आपको, मेरे कहने का मतलब ये। अच्छा कोई बात नहीं, क्या इसमें क्या ही कर सकते हैं, खाना भी बनाते हो, अच्छा अच्छा ठीक है, सेट लगाते हैं, क्वेश्चन बनता है सेट में, ठीक चल। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, यहां पे देखिए ये दूसरा, जैसे ये कह रहा है क्या कि दाब आयतन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को दूसरे स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है दाब तथा आयतन का गुणनफल क्या रहेगा, अरे बताओ, दाब तथा आयतन का गुणनफल नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना जी, यही है ना, देखो पीवी इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट, यानी दाब और आयतन का गुणनफल क्या है नियत है। अब देखिए ज्यादा मुश्किल सवाल पूछेगा ना, आपसे बोल देगा कि ये बताओ कि जो नियम है इसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, ज्यादा मुश्किल सवाल दे देगा ना, आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा, ये मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ बॉयल लॉ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिएगा। अब आपको पता है यहां पर कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके वॉल्यूम के, प्रेशर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो प्रेशर, सॉरी उल्टा मैंने, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी इसका मतलब यह है कि जब वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा ज्यादा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, जैसे जैसे करते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, प्रेशर घटाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, बस समझ में आया, प्रेशर बढ़ाते रहेंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा, रिप्रेजेंट कर लीजिएगा ग्राफ बना के, इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। इसको रेखा तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, कर्व, हाँ कर्व ग्राफ बनेगा विथ नेगेटिव स्लोप, है ना, कर्व विथ नेगेटिव स्लोप, ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसको, है ना, ये ग्राफ ही आपका ऐसे बना रहेगा, है ना, इस तरह से, ये समझ में आया ना, देखो जैसे ये क्या कहता है, प्रेशर को बढ़ाइएगा क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, है ना, जैसे जैसे देखो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना, हाँ जनवरी में एग्जाम होगा, है ना, आगे आने के एग्जाम का डेट 18 से है ना, बढ़ेगा ना ना, ये दिमाग में मत रखो कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सोच के चलो, चलो ठीक है। ये अंकुश को ब्लॉक करिए, तो इसको इंस्टाग्राम का आईडी शेयर कर रहा है, मारिए ब्लॉक एकदम, हाँ, और किसी को आईडी शेयर करना है जी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, इसको कल कर लेंगे, आप 5-10 मिनट का ले लो ब्रेक, फिर केमिस्ट्री करेंगे।